नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। लखनऊ में बीबीटी यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तो इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमें समाधान की तरफ आगे बढ़ना है। समस्या की तरफ जाएंगे तो समस्या ही समस्या मिलेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी के साए में जी रही थी, तब भारत कोविड प्रबंधन के साथ भारत नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को भी बना रहा था। आपको बताते चले कि दीक्षांत समारोह के दौरान 2 बैच के 5,746 छात्रों को उपाधि दी गई। साथ ही उन्होंने मेडल भी वितरित किया है और मेडल से नवाजा भी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दुनिया तकनीक को तेजी के साथ अपना रही है। इसमें हम अपने आप को रोक नहीं सकते। याद रखना, दुनिया जहां जा रही है, हमें दुनिया से 10 कदम आगे की सोच लेकर के जब हम चलेंगे, तब दुनिया हमारा अनुगमन करने के लिए मजबूर होगी। हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते। आपने पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास की यात्रा को देखा है। भारत की जो विकास यात्रा पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर देखने को मिल रही है, इस विकास यात्रा को जिसका आज दुनिया भी उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को मजबूर करती है कि हां, हमें इसको अंगीकार करना ही होगा। और हर भारतवासी भी जिस पर गौरव की अनुभूति आज के दिन पे कर सकता है, वह सबसे पहले परसेप्शन 14 के पहले और 14 के बाद कितना परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिला है। लोगों में जो हताशा थी, निराशा थी, उसे आशा और उत्साह में भरने का काम 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। हर एक क्षेत्र में भारत ने एक नई छलांग लगाई है। आप याद करिए, आपके सामने 2014 से ही जब भारत ने यानी छोटे छोटे प्रयोग करके दुनिया को बताया कि इसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं। लोगों को पहले लगता था कि एक केवल टाइम पास करने का एक माध्यम होगा, लेकिन जब उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए, जब मोदी जी ने कहा कि हर गरीब के बैंक में अकाउंट होने चाहिए, तो लोगों ने प्रश्न किया कि 15 लाख कहां है। आप याद करिए, जिनकी नकारात्मक दृष्टि होती है वे नकारात्मक स्वर बोलते हैं। जिनको कुछ नहीं करना होता है, हर सकारात्मक कदम का वे विरोध करते हैं। और उन्होंने प्रश्न करने शुरू किए थे। मोदी जी ने उसकी चिंता किए बगैर हर गरीब के बैंक में अकाउंट खुलवाए, जो पहले एक मील की कौड़ी थी, बहुत कठिन था, नहीं हो सकता था, नहीं हो पाता था। क्योंकि कोई भी गरीब बैंक में जाता था तो बैंक उससे सबसे पहले एक अकाउंट खोलने के लिए 1,000 रुपए की मांग करता था। उसके पास नहीं होता था। मोदी जी ने कहा जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल दो। फिर उसके अकाउंट में कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई कि अभी कभी उसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको देंगे। और फिर उन्होंने देश के अंदर डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ा करके आज डीबीटी के माध्यम से शासन की सभी योजनाएं बिना किसी कट के सीधे गरीब के खाते में जब जा रही है, तो देश के अंदर 50 करोड़ परिवार सीधे सीधे उन योजनाओं के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आजम अब्दुल्ला को बड़ा झटका लगा है कोर्ट से। 2 पैन कार्ड मामले में दोनों को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आजम अब्दुल्ला को 7 साल की सजा दी गई है। रामपुर MP MLA कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके बेटे अब्दुल्ला को कोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। आपको बताते चले कि दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है। रामपुर MP MLA कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। 7 साल की सजा हुई है। हाल ही फिलहाल में आजम खान को जेल से बाहर आए थे और फिर देखा गया है कि 2 पैन कार्ड मामले में एक बार फिर से MP MLA कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। और बताते चले आपको कि 7 साल का ये सजा सुनाया गया है कोर्ट की ओर से। बताते चले आपको कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आजम खान और हाल ही फिलहाल देखा गया है कि जेल से वो बाहर आए हैं। लेकिन एक और मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इसी दौरान ये देखा गया कि MP MLA कोर्ट ने दोषी पाया है, दोषी ठहराया है और इसी को लेकर 7 साल की सजा सुनाई गई है और आजम खान को और अब्दुल्ला खान को। ये लाइव तस्वीर आप देखिए, जिस तरह से दोषी पाया गया है कोर्ट की ओर से, MP MLA कोर्ट की ओर से। और अब ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से अब यहाँ पर जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। समर्थक यहाँ पर नजर आ रही है सामने। भारी संख्या में समर्थकों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आजम अब्दुल्ला को ये बड़ा झटका MP MLA कोर्ट से लगता हुआ और 7 साल की सजा हुई है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था किया गया है और भारी संख्या में समर्थकों का देखने को मिल रहा है। लाइव तस्वीर, सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, बंदोबस्त किया गया है। आजम खान क्या कहेंगे सर इसको? 7 साल की सजा सुनाई बेहतर है। गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आजम खान से जब मीडिया के लोग जब रूबरू हुए, बातचीत कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या हुआ और इस तरह की जो सजा सुनाई गई है कोर्ट की ओर से, तो उन्होंने कहा है कि सजा सुनाया गया है, सुना है मैंने भी। और आजम खान से जब बातचीत मीडिया के लोग करते हुए नजर आए तो हालांकि यहाँ पर किसी तरह के कोई बयान भरपूर तरीके से तो आजम खान देते हुए नजर नहीं आए थे। लेकिन ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आजम खान जो है उनको अब्दुल्ला को, आजम खान को यहाँ पर कोर्ट से सजा सुनाई गई है, MP MLA कोर्ट से। सुरेश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुरेश, जिस तरह से आजम खान को यहाँ पर देखा गया है कि सजा सुनाई गई है MP MLA कोर्ट की ओर से, अब्दुल्ला भी हैं, 2 पैन कार्ड मामले में दोषी पाया गया है, MP MLA कोर्ट ने सजा सुना दी है, क्या अपडेट आता हुआ? खुशबू जी, आपको बता दूं जिस तरीके से आजम खान काफी समय बाद ही जेल से निकले थे, लेकिन आज फिर पैन कार्ड मामले में अब्दुल्ला आजम खान का दोषी पाया गया और लगभग 7 साल की सजा सुनाई गई है जी। क्योंकि आजम खान जिस दिन से आए थे लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था, उसको देखते हुए आज आजम खान को रामपुर ट्रायल कोर्ट से 7 साल की सजा सुनाई गई है जी। सुरेश, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने इनके खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाना में मामला दर्ज कराया, 2017 का ये पूरा मामला है और अब देखा क्या है कि कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है MP MLA कोर्ट ने और अब 7 साल की सजा हो चुकी है। क्या आगे का रास्ता कुछ बचता है जिसमें अपील कर सकते हैं आजम खान, कोर्ट जा सकते हैं? सुरेश जी बिल्कुल खुशबू जी, मैं बता दूं जिस तरीके से आजम खान ने आज एक एप्लीकेशन भी दी है, क्योंकि अपने स्वास्थ्य का हवाला भी दिया है कि मेरा स्वास्थ्य काफी खराब रहता है और मुझे एक ही जेल में एक ही जगह अब्दुल्ला आजम और आजम खान कहते हैं कि एक ही जगह रखा जाए। और दूसरी बात यह है कि प्रक्रिया आगे भी चलेगी, हो सकता है कि आजम खान के वकील जो है इसमें आगे कोर्ट के लिए फाइल करेंगे केस को और कोशिश करेंगे कि आजम खान को सजा कम से कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें अभी और भी बढ़ सकती हैं।
जी सुरेश, पूरा मामला क्या था और किस मामले में दोषी पाए गए, दर्शकों के लिए एक बार जिक्र कीजिए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं खुशबू जी, ये मामला 2019 का है। दो पैन कार्ड वाला मामला हैगा। एक में अब्दुल्ला आजम का जो पैन कार्ड बनवाया गया था, उसमें एक में 1993 दर्ज है और एक में 90 दर्ज हैगी। जी तो ये कहीं ना कहीं 420 का मामला उनके ऊपर लगा हुआ था। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेश तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने इनके खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाना में पूरा मामला दर्ज कराया था। सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपने चुनावी हल्फनामे में गलत पैन कार्ड नंबर डाले थे और आजम खान ने अपने बेटे के लिए 2 पैन कार्ड बनवाए थे ताकि वो चुनाव को लड़ सके। लेकिन ये मामला यहीं तक नहीं ठहरा, ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और एमपी एमएलए कोर्ट ने आज अब्दुल्ला और आजम खान को सजा सुना दी है। और बताते चले कि 7 साल की यहां पर सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। ये पैन कार्ड के 2 अलग अलग इस्तेमाल का मामला था और अपने फायदे के लिए, आर्थिक फायदे के लिए इसको इस्तेमाल किए गए थे। उसी मामले में आज न्यायपालिका ने अपना फैसला सुनाया है। हम पूरी तरीके से न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करते हैं। हमेशा से निर्णय चाहे पक्ष में रहा हो या पक्ष में नहीं है, हमने हमेशा से न्यायपालिका के फैसले का स्वागत किया। ये मामला चाहे छोटा हो, मामला चाहे बड़ा हो, मुकदमा नहीं जीतता, पैरवी जीतती है। मुकदमा नहीं हारता, पैरवी हारती है। तो मेरी नज़र में पैरवी अगर मजबूत है तो हम हर मामले में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इसी बीच बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर दिलीप बलास्ट से जुड़ी, ये बड़ी खबर आपको बता रही है। जांच एजेंसियों को बड़ा इनपुट मिला है। शाहीन के व्हाट्सएप से बड़ी जानकारी मिली है। 2 नंबरों से निर्देश वाले मैसेज आते थे। नंबरों का पता लगाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन ने ये बड़ी जानकारी साझा की है। नंबरों का पता लगाने में जांच एजेंसियां पूरी तरह से जुटी रही। यूपी के पूर्व डीजीपी ने ये बड़ी जानकारी साझा की है और बताते चले आपको कि एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रही हैं। दिलीप बलास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही है। जांच एजेंसियों को बहुत बड़ा इनपुट मिला है। शाहीन के व्हाट्सएप से बड़ी जानकारी मिली है। क्या कुछ कहते हुए पूर्व डीजीपी नजर आए हैं, सुनवाएंगे आपको। सुरक्षा एजेंसियों को रोज नए खुलासे हो रहे हैं जो कि अत्यंत चौंकाने वाले हैं। शाहीन, परवेज, आरिफ, ये सभी वुल्फ आवर जिसको कहा जाता है, जब रात्रि में सब दुनिया सो रही होती है तब ये लोग वुल्फ आवर में बातचीत करते थे। इस समय को जानबूझकर चुना गया था जिससे कि मॉनिटरिंग ना हो सके। चैट बॉक्स के संदेश भी जो वार्ता हुई है वो भी सब रात्रि 11 बजे से 12 बजे के बीच में सिक्योरिटी एजेंसीज ने पाई है। परवेज भी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में लखनऊ में नाइट शिफ्ट में ही कार्य करता था, डे शिफ्ट में कभी कार्य नहीं करता था। वुल्फ पैक के नाम से एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया गया है इनके द्वारा, जिससे कई लोग जुड़े हुए हैं। शाहीन ग्रुप की एडमिन थी, मैडम सर्जन के नाम से जानी जाती थी और महिलाओं की ब्रिगेड मादा भेड़ियों के नाम पर खड़ा करना चाह रही थी। अरोरा और लूना कोड वर्ड्स में सबको निर्देश दिए जाते थे। यही निर्देश थे कि वुल्फ पैटर्न के ऊपर ही उनको काम करना है। तो दिलीप बलास्ट की जांच ने एक और दिलचस्प मोड़ ले लिया है। दरअसल जांच एजेंसियां कानपुर देहात पहुंच सकती है। शुरुआती सुराखों में ये संकेत मिला है कि साल 2013 के आसपास तैनात कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स की गतिविधियों की अब नए सिरे से जांच हो सकती है। जांच टीम और सूत्रों के अनुसार उस समय डॉक्टर शाहीन के साथ काम करने वाले
3 अन्य डॉक्टर की अचानक गैर हाजिरी का मुद्दा अब फिर से उठाया गया है। रिकॉर्ड बताते हैं कि इन डॉक्टरों ने अलग अलग कारणों से उस दौरान संस्थान से दूरी बना ली थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति की सही अवधि और लोकेशन अब सुरक्षा एजेंसियों की जांच के दायरे में है। फिलहाल इस पूरे मामले में हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला ने डॉक्टर हामिद अंसारी से खास बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने जिस तरीके से पूरे देश को दहला दिया, तो उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच शुरू की और इसका दायरा बढ़ते हुए कानपुर जीएस मेडिकल कॉलेज पहुंचा, जहां से डॉक्टर शाहीन का नाम जोड़ा गया। और वर्ष 2013 में डॉक्टर शाहीन के साथ एक संजोग बना कि 3 अन्य डॉक्टर एक साथ गायब हो गए, इसको बताया जा रहा है। उसमें हमारे साथ डॉक्टर हामिद अंसारी, उनसे बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आप सभी का जाना एक साथ हो गया। सर, जिस समय डॉक्टर शाहीन 2013 में गए, उसी दरमियान आप लोगों का भी अचानक गायब हो जाना हुआ, इसको जांच के घेरे में देखा जा रहा है, किस तरीके से क्या बताएंगे और क्या आपके जाने का कारण रहा? 2013 में मैं जीएसबीएम छोड़ के सऊदी अरेबिया चला गया, जज़ार यूनिवर्सिटी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। और हमें अभी पता चला पेपर से कि उस वक्त डॉक्टर शाहीन भी गई थी। उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। और मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर 7 साल जॉब किया, 2020 में वापस आया। और बीच हमने इन्फॉर्मेशन दी थी कि अभी बीमारी के कारण हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, काम करेंगे। 19 में हमें लगा कि नहीं, वो सही नहीं है, तो हम ना कहीं रिजिग्नेशन दे दिया यहाँ पे जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज में। और 2021 में हमें बर्खास्त कर दिया गया। और जो रिलीविंग लेटर मिला था हमें, उसमें रिलीविंग लेटर भी मिल गया था डीजीएम ऑफिस में बाद में। और उसके बाद हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया। सर, वो और 2 कौन से डॉक्टर थे जिनका नाम आपके साथ जोड़ा जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन के साथ ही आप लोगों का भी अचानक गायब हो जाना था, उनके नाम क्या है? डॉक्टर हिब्बुर रहमान है, हमारे साथ वहाँ जज़ार यूनिवर्सिटी में थे और 2021 में 1 साल बाद वापस आए और फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में थे। और डॉक्टर निसार जो है, वो उनका शायद 1 साल बाद जाना हुआ था, वो कहीं दूसरी जगह गए थे सऊदी अरेबिया में, किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे। और दोनों अभी लखनऊ में है। अच्छा, डॉक्टर शाहीन और आपका लगभग एक साथ का अगर कार्यकाल देखा जाए तो लगभग 3 साल 2010 से 13 तक आप साथ रहे, वहीं पर डॉक्टर शाहीन थी। क्या कुछ ऐसा अलग नजर आया, क्योंकि कभी लोगों से बात हुई होगी और अचानक जब इस पूरे ब्लास्ट में उनका नाम सामने आता है तो मन में क्या चीजें आती हैं? उनसे कांटेक्ट नहीं होता था कभी, मतलब डिपार्टमेंट अलग अलग थे दोनों का, उनका नीचे था, हमारा ऊपर था। और ज़्यादातर हम वक्त डिपार्टमेंट में ही गुजारते थे, तो उनसे कभी कांटेक्ट रहा नहीं मेरा, इसलिए कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आप लोगों के जितने भी डॉक्टर्स थे उनके साथ पार्टी होती थी, दावतें होती थी, क्या उसमें उनका आना जाना नहीं रहता था, रिजर्व थी क्या, कुछ पता चला? मेरा तो, हम वहाँ पे डिपार्टमेंट कमेटी में भी थी, बहुत सारे वार्डन भी थे वहाँ पे, मीटिंग्स हुआ करती थी। लेकिन उनका मतलब हमें हमसे कभी मुलाकात नहीं हुई, बहुत इनएक्टिव टाइप की रहती थी, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कभी मुलाकात नहीं होती है। अच्छा, दिल्ली धमाका एक बड़ा चैलेंज होता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, और जब डॉक्टर शाहीन का नाम आता है बड़े नेक्सस से जोड़ा जाता है, जिस तरीके का व्हाइट कॉलर पूरा, जितने लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं वो सभी डॉक्टर हैं, इसमें आपका भी नाम सामने आता है, तो कुछ मन में किस तरीके की चीजें आती हैं? नॉर्मल इंसान है, घबराहट तो होती है, लेकिन अब किसी एक की गलती की वजह से सबको बदनाम करना ये सही नहीं है। लेकिन इन लोगों को जो है, इस तरह की हरकतें जो है, पूरी इंसानियत पे एक धब्बा है और कोई भी धर्म सिखाता नहीं है ये सब करना। बहुत गलत चीज़ है ये, मासूम लोगों की जान जाती है इसमें। तो कुल मिला के जिस तरीके से डॉक्टर हामिद अंसारी उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई मजहब ये नहीं करता है कि कोई आतंकी संगठनों से शामिल हो। हालांकि डॉक्टर हामिद अंसारी ने साफ तौर पर बताया कि अगर सुरक्षा एजेंसियां जांच का दायरा बढ़ाते हुए कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज आती हैं तो वो बात करेंगे और पूरा कॉपरेट करने की कोशिश करेंगे। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, पुजारी की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुजारी की गला घोंटकर हत्या की गई है। मंदिर के सीसीटीवी का डीवीआर भी गायब कर दिया गया है ताकि खुलासा न हो पाए। और बताते चले आपको कि यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है जब से ये खबर सामने आई है। बताते चले आपको कि मंदिर के सीसीटीवी का डीवीआर भी गायब हो चुका है। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंदिर के पुजारी की हत्या अब कर दी गई है और बताते चले आपको कि गला घोंटकर हत्या की गई है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, जांच भी किया जा रहा है, लेकिन सीसीटीवी जो पास में लगा था उसका डीवीआर भी गायब कर दिया गया है। सिविल लाइन को सूचना मिली कि नवादा स्थित साईं मंदिर में पुजारी की हत्या कर दी गई है।
इस सूचना पर तत्काल सभी अधिकारीगण वहाँ मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट और सर्वेलेंस सेल को भी बुलाया गया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि जो पुजारी हैं वर्ष 2016 से वहाँ पर पूजा पाठ इत्यादि का कर रहे थे और वहीं रहते थे। पुजारी की गला दबा करके हत्या की गई है। इस संदर्भ में घटना स्थल के आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी देखा जा रहा है। ये भी ज्ञात हुआ है कि चांदी का मुकुट और डीवीआर गायब है, अन्य सामान सुरक्षित है। उस समय हड़कंप मच गया जब एक मंदिर के पुजारी की हाथ पैर बांधकर और गला दबाकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के महज 50 कदम की दूरी पर चौकी भी है और उसी के पास में साईं मंदिर है, जहां पर महंत की गला दबाकर और हाथ पैर बांधकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। हालांकि आपको बताते चलें कि मंदिर जो है वो मजहब लगभग 50 मीटर की दूरी पर है, जहां पर पुलिस सोती रही और महंत की हत्या भी हो गई। ऐसे में पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर हत्या होती रही तो पुलिस कहां थी। फिलहाल जो है मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी तथ्य सामने निकल के आएंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एक चीज और आपको बताते चलें कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे मंदिर परिसर में, उसका डीवीआर भी चोर चुरा कर ले गए हैं। फिलहाल ऐसे में पुलिस की गुत्थी जो वो हिलकती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अब पुलिस किस तरीके से खुलासा करती है ये तो देखने वाली बात ही होगी। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। एचआरएसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ किया है पैदल गश्त। सघन चेकिंग अभियान के दौरान आमजन से की अपील। कहा संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर पुलिस को दे सूचना। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार ट्रक से ट्रॉली ने बाइक को मारी है जोरदार टक्कर। हादसे में 2 चचेरे भाई की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कानपुर देहात में गद्दा कुर्सी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने संभाला मोर्चा। फतेहपुर में चुनावी रंजिश में हुए खूनी संघर्ष पर पुलिस का एक्शन। बावल में नामजद पूर्व प्रधान समेत 8 गिरफ्तार। इलाके में पुलिस बल की तैनाती। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। अमेठी में खेत में मिला है विशालकाय अजगर। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी है सूचना। अजगर को सुरक्षित किया गया है रेस्क्यू। हापुड़ में 2 पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप। घटना में 5 लोगों को लगी गोली। रास्ते से गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। मृतक दारोगा के 2 बेटे पर फायरिंग का आरोप। जांच जारी। लखनऊ में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग हुई। कई दुकानें प्रभावित। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां। किसी के हताहत होने की नहीं कोई सूचना। बदायूं में मंदिर के पुजारी की हत्या से हड़कंप। सीसीटीवी डीवीआर गायब। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव। सीसीटीवी देहात फॉरेंसिक और सर्विलांस टीम जांच में जुटी। आगरा में जमीनी विवाद को लेकर भिड़े 2 पक्ष। मारपीट में आधा दर्जन लोग हुए घायल। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया है गिरफ्तार। 2 घायल। कब्जे से अवैध हथियार, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। गोरखपुर में सुपर मार्च में आग लगने से हड़कंप। कपूर और तेल मिलने से साजिश की जताई जा रही आशंका। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने जताया सख्त जांच जारी। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। इटावा थाना में मंडी समिति के पास खेतों में लगी आग। 5 बीघा धान की फसल जलकर राख। किसानों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। मेरठ में बाइक सवारी वकों पर दबंगों ने लाठी डंडों से किया हमला। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। पुरानी रंजिश बताया जा रहा मामला। जांच जारी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।